हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी स्पेसिफिक हीट ऑफ डायएटॉमिक गैस। मींस हम द्विपरमाणु गैस के विशिष्ट ऊष्मा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने यह कहा था कि एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमने नाम दिया था ट्रांसलेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी। हमें इन चारों एनर्जी के कारण इन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हमें उनकी स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी थी। सो प्रीवियस वीडियो में हमने 2 टाइप की एनर्जी के लिए हमने डिस्कशन कर लिया था। हमने ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मीन्स हमने स्थानांतरित गतिज ऊर्जा के लिए हमने स्पेसिफिक हीट हमने कैलकुलेट कर ली थी, और रोटेशनल एनर्जी के लिए जब हमने ट्रांसलेशन के लिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट की थी तो उसकी वैल्यू आई थी 3/2 N/K। जब हमने रोटेशनल एनर्जी के लिए हमने स्पेसिफिक हीट की वैल्यू को इवेलुएट किया था तो हमने इसकी 2 टेम्परेचर के लिमिट को डिस्कस किया था, और थीटा R <T के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आई थी N/K। आज के इस वीडियो में हम रिमेनिंग 2 एनर्जीज के कारण एक डायएटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करेंगे, और वो 2 एनर्जी है वाइब्रेशनल एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी। सो टुडे वी विल डिस्कस वाइब्रेशनल एनर्जी एंड एक्साइटेशनल एनर्जी फॉर डायएटॉमिक गैस टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ वाइब्रेशनल एनर्जी की। वाइब्रेशनल एनर्जी जिसे हम हिंदी में कहते हैं कंपन ऊर्जा। देखिए, जब हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की या डायएटॉमिक गैस की बात करते हैं तो उनके एटम्स के बीच में जो पेयरिंग होती है वो बहुत वीक होती है, और इस वीक पेयरिंग के कारण इनके मध्य की स्थानांतरण ऊर्जा का मान भी नगण्य होता है। मीन्स इनकी जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू निग्लेक्टेबल होती है। सो इस केस में हर एक एटम जो होता है वो फ्रीली वाइब्रेट करता है। सो इस केस में हम यहाँ पे इन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करते हैं, और उन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी का फॉर्मूला दिया जाता है EV से। E मतलब एनर्जी और V हमने इसके सबस्क्रिप्ट में लगाया है, जिसको हम बताना चाह रहे हैं वाइब्रेशनल एनर्जी। सो EV इज इक्वल टू द N+1/2 इंटू द H क्रॉस ओमेगा। ये हम यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकली हम ले रहे हैं, और यहाँ पे H क्रॉस है रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति है। n की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब हमने ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये रिड्यूस्ड प्लैंक्स कांस्टेंट H क्रॉस और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के लिए लिखा है। हम जानते हैं कि H क्रॉस की वैल्यू होती है h/2π और ओमेगा की वैल्यू होती है 2π इंटू न्यू। जब हम H क्रॉस और ओमेगा का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी h/2π इंटू 2π न्यू, जिसकी वैल्यू हो जाएगी h इंटू न्यू। सो EV विल बी इक्वल टू द N+1/2 इंटू दी h न्यू। देखिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और वो कांस्टेंट वैल्यू होती है h न्यू। मीन्स यहाँ पे इनका एनर्जी गैप क्या होता है, हर एक 2 लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप सेम होता है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द h न्यू। साथ ही एक मेन पॉइंट जो वाइब्रेशनल एनर्जी के केस में हम कहते हैं वो यह कहा जाता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो नॉन डिजनरेट होते हैं। मतलब कि एक एनर्जी का एक ही एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक ही एनर्जी के एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक एनर्जी का एक ही एनर्जी लेवल एग्जिस्ट कर रहा है तो इसीलिए हम इसको कहेंगे नॉन डिजनरेट, यानी कि अनअपभ्रष्ट। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमने जो वाइब्रेशनल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था दैट वाज EV इज इक्वल टू द N+1/2 इंटू दी h न्यू। यहाँ पे n की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो हमें 0 पॉइंट एनर्जी मिलेगी, जिसे हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी कह सकते हैं। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी और 0 पॉइंट एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 h न्यू। अब हम यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे π
पार्टीशन फंक्शन लिखना चाहते हैं, मीन्स हम यहाँ इन एनर्जी लेवल्स के पार्टीशन फंक्शन को लिखना चाहते हैं तो हम उसको जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब इन ऊर्जा स्तरों के संगत सम वितरण फलन की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ और उसका फॉर्मूला दिया जाएगा समीशन फ्रॉम n इज इक्वल टू द 0 टू द इनफाइनाइट gn एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EV अपॉन KT। अब क्योंकि अभी हमने ये ऊपर कहा है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो नॉन डिजनरेट होते हैं, एक एनर्जी का एक ही एनर्जी लेवल होगा। और पार्टीशन फंक्शन के इस एक्सप्रेशन में जो ये gn टर्म है ये इसकी डिजनरेसी शो करता है। अब क्योंकि एनर्जी लेवल्स नॉन डिजनरेट है तो gn की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। तो इस कंडीशन के बाद में z का फॉर्मूला हो जाएगा समीशन फ्रॉम n इज इक्वल टू द 0 टू द इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ऑफ, अब हमने यहाँ पे EV की वैल्यू पुट कर दी है और EV की वैल्यू क्या थी n प्लस 1/2 इंटू h न्यू एंड डिवाइडेड बाय KT। अब हमने यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की है दैट इज द थीटा v, जिसकी वैल्यू है h न्यू अपॉन k, दिस इज अ प्लस h न्यू अपॉन k और प्लस h न्यू अपॉन k को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर फॉर वाइब्रेशन। सो जब हम यहाँ पे हमारे पार्टीशन फंक्शन के इक्वेशन में h न्यू अपॉन k की जगह थीटा v पुट करते हैं तो हमारा पार्टीशन फंक्शन का एक्सप्रेशन हो जाएगा z will be equal to the exponential of minus h nu upon 2kt को हमने बाहर लिखा समीशन ओवर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस nh nu upon 2kt। अब हमने यहाँ पे क्या करना है h nu upon k की जगह थीटा v रखना है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर फॉर वाइब्रेशन, कंपन के लिए अभी लाक्षणिक ताप है। सो z will be equal to the exponential of minus theta upon 2t summation from n is equal to the 0 to the infinite exponential of minus n theta v upon t। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम समीशन की जो टर्म है हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, मीन्स n की वैल्यू पुट करते हैं तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा v अपॉन 2t को हमने बाहर रखा। सबसे पहले n की वैल्यू 0 रखी तो n की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। सो 1 प्लस जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा v अपॉन t, जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2 थीटा v अपॉन t प्लस एंड सो ऑन। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है हम उसको एक्सपोनेंशियल टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनोमियल फॉर्म में। सो z विल बी इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा v अपॉन 2t into 1 minus exponential of minus theta v divided by t का पावर -1। हम ये इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई फॉर्म में भी लिख सकते हैं दैट z will be equal to the exponential of minus theta v upon 2t divided by 1 minus exponential of minus theta v upon t। Now if we are assuming that the डायएटॉमिक गैस कंसिस्ट कैपिटल N मॉलिक्यूल्स, कि हमारा जो द्विपरमाण्विक गैस है उसमें कैपिटल N मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उस केस में वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे Zv से एंड इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय Z रेज़ टू द पावर n। अब क्योंकि हमारे पास में Z की वैल्यू हम इवेल्युएट कर चुके हैं तो इसकी पावर जब हम n लिख देंगे तो वो वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सो Z will be equal to the exponential of minus theta v upon 2t divided by 1 minus exponential of minus theta v divided by t। अब हमने यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट कर लिया है, आगे हम इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग टोटल इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला दिया जाता है kT स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ ZV। तो सबसे पहले हम यहाँ पे Z के लिए निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में हम उसको ZV में कन्वर्ट करने के लिए उसकी पावर n कर देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे log ऑफ Z लिख रहे हैं। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं हमने इस एक्सप्रेशन में Z की वैल्यू लिखी है, ये वाला है Z। जब हम इसका log लेंगे तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में log ऑफ Z कैलकुलेट किया है। सो log ऑफ Z विल बी इक्वल टू दी log ऑफ
एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा वी अपॉन 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा वी डिवाइडेड बाय t। सो लॉग ऑफ जेड की वैल्यू हो जाएगी, ये लॉग इसके एक्सपोनेंशियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो लॉग ऑफ जेड विल बी इक्वल टू द माइनस ऑफ थीटा वी अपॉन 2t माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा वी डिवाइडेड बाय t। अब क्योंकि हमारा जो इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग हमें चाहिए kt स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ जेड। सो हम यहाँ पे लॉग ऑफ जेड का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें। सो आगे जब हम लॉग ऑफ जेड का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये है माइनस थीटा वी अपॉन 2t। जब हम इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू आएगी थीटा वी ओवर 2t स्क्वायर और ये है लॉग ऑफ x। लॉग ऑफ का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन के टर्म। सो 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा वी बाई टी और 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा वी बाई टी का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा वी डिवाइडेड बाय टी इंटू माइनस थीटा वी बाई टी स्क्वायर। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लॉग ऑफ जेड का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। फर्दर जब हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं मींस हम यहाँ पे थीटा वी अपॉन टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो जब हमने यहाँ पे थीटा वी अपॉन टी स्क्वायर को कॉमन लिया तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा थीटा वी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा वी डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ऑफ थीटा वी बाय टी। अब हमारा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला था ई बार विच इज इक्वल टू दी के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ जेड। डेल ओवर डेल टी लॉग ऑफ जेड की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ से हम इसकी वैल्यू ई बार के फॉर्मूला में पुट करेंगे। सो ई बार की वैल्यू हो जाएगी के टी स्क्वायर इंटू थीटा वी अपॉन टी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा वी डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा वी डिवाइडेड बाय टी। अब आगे यहाँ देख सकते हैं हम टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये अभी हमने जेड के लिए कैलकुलेट किया है। बट जब हम जेड वी यानी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं तो हमने कहा था जेड की पावर एन हो जाता है। तो यहाँ पे हम एन को उधर लिख सकते हैं क्योंकि जेड की पावर एन यहाँ पे इसके लॉग ऑफ में आउट ऑफ साइड आ जाएगा। सो इसको हमने एन से मल्टीप्लाई कर दिया। सो ई बार की वैल्यू होगी कैपिटल एन के थीटा वी इंटू 1 अपॉन 2 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा वी डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा वी बाय टी। अब हमने क्या किया है ये जो हमारा जहाँ भी मेरा प्रेजेंटली पॉइंटर है उसमें हमने एक्सपोनेंशियल माइनस थीटा वाई बाई टी का डिवाइड कर दिया है। तो ई बार का फॉर्मूला हो जाएगा एन के थीटा वी इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा वी बाई टी माइनस ऑफ 1। सो ये हमारा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के लिए इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है। अब आगे हमें नेक्स्ट स्टेप में इसके लिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले हम यहाँ पे दो केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें हम टेम्परेचर की कंडीशन को लेते हुए हम डिस्कशन करना चाहेंगे। सो फर्स्ट केस की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि यदि T इज टेंडिंग टू 0, यदि टेम्परेचर की वैल्यू 0 केल्विन की तरफ टेंड हो रही है तो उस केस में T अपॉन थीटा वी की वैल्यू विल बी मच लेस देन 1। और इसका हम अगर अपोजिट लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा थीटा वी अपॉन टी विल बी मच ग्रेटर देन 1। ये हमारी कंडीशन है व्हेन टी इज टेंडिंग टू 0 डिग्री केल्विन। तो देखिए अब क्योंकि हमारे पास में ई बार के एक्सप्रेशन में टर्म क्या आ रही है एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा वी अपॉन टी माइनस 1 और हम यहाँ ये कह रहे हैं कि थीटा वी अपॉन टी की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होगी। तो डेफिनेट सी बात है एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा वी अपॉन टी की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी और जब हम बहुत ज्यादा वैल्यू में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो इट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू दी एक्सपोनेंशियल ऑफ दी थीटा वी अपॉन के टी। सो जब हम t इज इक्वल टू द 0 डिग्री की बात करते हैं या ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 की बात करते हैं तो ई वी बार का फॉर्मूला हो जाएगा एन के थीटा वी इंटू 1 अपॉन 2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 1 अपॉन ऑफ एक्सपोनेंशियल थीटा वी अपॉन के टी। सो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा ई वी बार के लिए एन के थीटा वी इंटू 1 अपॉन 2 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा वी अपॉन के टी। फर्दर अब हम ये कह रहे हैं कि थीटा वी अपॉन टी की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उस केस में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा वी अपॉन के टी की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करेगी। सो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा
EV बार के लिए n k थीटा v अपॉन 2। सो ये हमने देखा है जब हम t इज टेंडिंग टू 0 की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम सेकंड केस में डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड केस होगा जब t इज टेंडिंग टू द इनफाइनाइट, तो उसका मतलब होगा कि t डिवाइडेड बाय थीटा v की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी 1 के कंपैरिजन में। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा v अपॉन कैपिटल T विल बी मच मच लेस देन 1। अब क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेशन था ई बार के लिए उसमें आता है एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा v अपॉन t माइनस 1। सो हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा v अपॉन t माइनस 1 को देखेंगे तो इसको हम यहाँ एक्सपैंड करते हैं इस कंडीशंस में। तो एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा v अपॉन t की वैल्यू हम यहाँ खोलेंगे तो आएगी 1 प्लस थीटा v अपॉन t प्लस थीटा v अपॉन t का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन माइनस 1। तो हम यहाँ पे क्योंकि थीटा v अपॉन t की वैल्यू ऑलरेडी 1 से कम है तो उसकी हायर पावर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है और 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा v अपॉन t माइनस 1 की वैल्यू आएगी थीटा v अपॉन t के इक्वल। सो हमारा जो एक्सप्रेशन था EV बार का, इसके अंदर ये वाले जो टर्म है एक्सपोनेंशियल थीटा v अपॉन t माइनस 1, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, थीटा v डिवाइडेड बाय t। सो व्हेन वी आर टॉकिंग फॉर द केस ऑफ द t टेंडिंग टू द 0, उस केस में EV बार की वैल्यू होगी n के थीटा v इंटू 1/2 प्लस t डिवाइडेड बाय थीटा v। सो अब क्योंकि हमने कहा है कि t अपॉन थीटा v की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे हम 1/2 को इग्नोर कर सकते हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन EV बार के लिए हमारा हो जाएगा n के थीटा v इंटू t बाय थीटा v। सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है n के t के इक्वल। सो हम यहाँ से फर्दर हमने यहाँ पर यह देखा कि जब हम डाई एटॉमिक गैस की बात करते हैं तो उस केस में इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू कितनी आती है, kT पर मॉलिक्यूल। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे इसके मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है डेल EV बार ओवर डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमारे पास में EV का फॉर्मूला है। सो देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन है CV के लिए डेल ओवर डेल T। EV का फॉर्मूला भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था n के थीटा v इंटू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा v अपॉन t माइनस 1। अब हमें यहाँ पे इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो n के थीटा v को तो बाहर ले लेंगे। सो n के थीटा v बाहर आ जाएगा और इसका जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ऑफ द एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा y बाई t इंटू माइनस थीटा v बाई t स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा v बाई t माइनस 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो CV के लिए हमें फॉर्मूला मिलता है n के थीटा v अपॉन t का होल स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा v अपॉन t डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा v अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब अगेन हम यहाँ पे दो कंडीशंस लेकर चल सकते हैं जब t की वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही हो, व्हेन t इज टेंडिंग टू द इनफाइनाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन t इज टेंडिंग टू 0, तो उस केस में t अपॉन थीटा v की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत कम होगी, या इसका रेसिप्रोकल हम देख सकते हैं थीटा v अपॉन कैपिटल T की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। सो फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा v अपॉन t माइनस 1 वो ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा v अपॉन t के। क्यों कि थीटा v अपॉन t की वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है तो एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा v अपॉन t की वैल्यू भी ज्यादा होगी, उसके कंपैरिजन में इन 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो t इज टेंडिंग टू 0 के केस में CV की वैल्यू आएगी n के थीटा v अपॉन t का होल स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ द माइनस थीटा v डिवाइडेड बाय t। सिमिलरली हम दूसरा केस भी देख सकते हैं। अब बट जब हमने यहाँ पे ये वाला केस देखा t इज टेंडिंग टू 0 के केस में एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा v की वैल्यू क्या हो जाती है, टेंडिंग टू 0 हो जाती है। हमारे पास में ये टर्म आ रही है तो यहाँ से हम कहते हैं कि CV की वैल्यू 0 के अराउंड मिलती है। सो लो टेम्परेचर की कंडीशन पे वाइब्रेशनल एनर्जी का स्पेसिफिक हीट में किसी भी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन हमें यहाँ देखने को नहीं मिलता है। सो T अपॉन थीटा v व्हेन इट इज मच लेस देन 1 और थीटा v अपॉन कैपिटल T इज मच ग्रेटर देन 1, इस कंडीशन में hv की वैल्यू kT के कंपैरिजन hν की वैल्यू kT के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सट्रीम क्वांटम लिमिट। सो ये तो अभी हमने बात की थी t इज टेंडिंग टू 0 के लिए। उसी प्रकार से दूसरा केस भी एग्जिस्ट कर सकता है
जब हम बात करें टी इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट की, और जब टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है तो टी अपॉन थीटा वी की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा होगी, और थीटा वी अपॉन कैपिटल टी की वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगी, क्योंकि 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा उस केस में। 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है? 0। तो इस कंडीशन में एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा वी अपॉन टी माइनस 1 की वैल्यू ऑलमोस्ट थीटा वी अपॉन कैपिटल टी के इक्वल होगी। सो फाइनली हमें यहाँ पे t इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट की कंडीशन के लिए स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है, और स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास में? n के थीटा v अपॉन कैपिटल T का होल स्क्वायर इनटू एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा v अपॉन t डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ द थीटा v अपॉन t माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो हमारा जब हम उसमें ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारी कंडीशन हो जाएगी n के थीटा v अपॉन t का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन थीटा v अपॉन t का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं तो cv की वैल्यू हमें n k के इक्वल मिलती है। सो हम यहाँ पर यह कंक्लूजन प्रेजेंट करते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं हायर टेम्परेचर की, तो उस केस में वाइब्रेशनल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग स्पेसिफिक हीट की वैल्यू n k तक पहुंच जाती है। और जब हम लिमिट्स की बात करते हैं when t इज मच मच ग्रेटर देन थीटा v, तो उस केस में kt की वैल्यू h न्यू के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है, और दैट कंडीशन इज नोन एज द क्लासिकल लिमिट। सो ये तो अभी हमने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट किया था, अभी हमने वाइब्रेशनल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग। आगे हम डिस्कस करना चाहेंगे फोर्थ टाइप की एनर्जी के कारण हम स्पेसिफिक हीट के कंट्रीब्यूशन को देखना चाहते हैं। तो फोर्थ टाइप की एनर्जी थी हमारी इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन एनर्जी। सो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन एनर्जी के लिए हम ये देखते हैं कि यदि हम ग्राउंड स्टेट की एनर्जी के रिस्पेक्ट में फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी में हम नंबर ऑफ एटम्स देखना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम देखना चाहते हैं, तो उसका रेशियो हम कैसे लिखेंगे? n1 अपॉन n0 से, जिसकी वैल्यू दी जाती है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस e1 अपॉन kt डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस e0 अपॉन kt, जिसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दैट एक्सपोनेंशियल ऑफ द माइनस ऑफ द e1 माइनस ऑफ e0 डिवाइडेड बाय kt। और यदि अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन में फर्स्ट एनर्जी लेवल और ग्राउंड एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। सो यदि अगर हम यहाँ पे 290 डिग्री केल्विन पर बात करते हैं, तो उस केस में kT की वैल्यू क्या हो जाती है? 1.38 into 10 raised to the power minus 23 into 90 divided by 1.6 into 10 raised to the power minus 19। जब हम इसको इवेल्युएट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो यहाँ से जब हम kT की इस वैल्यू को इस n1 by n0 के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास में n1 अपॉन n0 की वैल्यू आती है e raised to the power minus 400, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के इक्वल होती है। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि n1 की वैल्यू यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, क्योंकि हम यहाँ पे एक्साइटेशन की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेज में n1 की वैल्यू 0 है, यानी कि ऐसे एटम्स का कोई एक्साइटेशन नहीं हम देख रहे हैं, n1 की वैल्यू 0 है। तो उस केस में Cv की वैल्यू भी 0 आएगी, क्योंकि हमारा जो Cv का फॉर्मूला था वो n से मल्टीपल के इक्वल था। तो इस केस में जब हम इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन की बात करते हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्राउंड स्टेट में रहते हैं, और इस कारण से उनका इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन एनर्जी का डायटोमिक गैस की स्पेसिफिक हीट में कोई कंट्रीब्यूशन यहाँ हम देखते नहीं है। तो इस प्रकार से अब हमने यहाँ पे चारों एनर्जीज के कारण स्पेसिफिक हीट को हमने कैलकुलेट कर लिया है। सो अब हम यहाँ पे टोटल स्पेसिफिक हीट हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टोटल स्पेसिफिक हीट को हम यहाँ लिख रहे हैं Cv से, and that will be equal to the sum of the Cv at translational plus Cv rotational plus Cv vibrational। अब क्योंकि Cv इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के कारण 0 आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे उसको मेंशन नहीं किया है। अब हम यहाँ पे 3 टेम्परेचर रेंजेस की बात कर सकते हैं, जिसमें मैं पहले टेम्परेचर रेंज की बात कर रही हूँ कि जब T की वैल्यू 0 से ज्यादा है लेकिन थीटा R से कम है। जब हमने रोटेशनल एनर्जी की हमने डिस्कशन किया था,
तो रोटेशनल एनर्जी लेवल में हमने एक थीटा आर टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें हमने बोला था कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर जिसकी वैल्यू थी h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ik। तो जब हम t इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन थीटा r की बात करते हैं तो Cv की वैल्यू केवल ट्रांसलेशनल होती है। इस केस में कोई रोटेशनल वाइब्रेशनल के कारण स्पेसिफिक हीट एग्जिस्ट नहीं करती है। सो उस केस में Cv की वैल्यू होगी 3/2 Nk के इक्वल। लेकिन जब हम दूसरी ओर बात करते हैं थीटा r से लेकर के थीटा v की रेंज की, मींस व्हेन t इज ग्रेटर देन थीटा r और लेस देन थीटा v, तो उस केस में ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होती है और रोटेशनल एनर्जी भी होती है। तो इसके कारण से स्पेसिफिक हीट आएगी वो दोनों के कारण आने वाले स्पेसिफिक हीट के सम के इक्वल होगी। सो इस कंडीशन में Cv की वैल्यू हो जाएगी 3/2 Nk प्लस Nk, इसकी वैल्यू आती है 5/2 Nk के इक्वल। और अगर हम यहाँ पे एक लास्ट रेंज की बात करते हैं कि जब t की वैल्यू थीटा v से ज्यादा है, और इस कंडीशन में जो स्पेसिफिक हीट होगी वो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल तीनों के कारण होगी। सो अभी हमने यहाँ पे तीनों एनर्जीज के कारण स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट कर ली है। तो उस कंडीशन में Cv की वैल्यू हो जाएगी 3/2 Nk प्लस, सो फाइनल हम ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला जब हम बात कर रहे हैं थीटा v से हायर रेंज की, तो उस केस में स्पेसिफिक हीट का कंट्रीब्यूशन हम तीनों एनर्जीज के कारण देखेंगे, एंड दैट इज द ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड वाइब्रेशनल एनर्जी। सो इस कंडीशन में Cv की वैल्यू हो जाएगी 3/2 Nk प्लस Nk प्लस Nk। सो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा Cv के लिए आता है 7/2 Nk। सो हम यहाँ पे इसको एक टेबुलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक था, हमें इस टॉपिक में बात करनी थी डायएटॉमिक गैस के स्पेसिफिक हीट की। और जब हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज को डिस्कस करते हैं तो उस टेम्परेचर रेंज से हमारी टोटल स्पेसिफिक हीट की वैल्यू डेफिनेटली अफेक्ट करती है। तो ये हमने यहाँ पे एक टेबल के द्वारा हमने तीनों टेम्परेचर रेंज के लिए हमने यहाँ पे CVT, CVR और CVV मीन्स ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी के कारण आने वाले स्पेसिफिक हीट को लिखा है। सो यहाँ पे हमने उसके करस्पॉन्डिंग टोटल स्पेसिफिक हीट को हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस वीडियो में हमने एक डायएटॉमिक गैस की स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट किया है। थैंक यू सो मच।